हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न या सेल फॉर्मेशन के बारे में। इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप जो है नीट का प्रिपरेशन करते हैं या मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं या आप 11th का बोर्ड की एग्ज़ाम देते हैं, तो हर एक एग्ज़ाम में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल डिवीज़न या जिसको हम नाम देते हैं सेल फॉर्मेशन। तो देखिए, इस वीडियो में जो है हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और सेल साइकिल में साइकिल जो है कितने पार्ट में डिवाइड होता है। इसके साथ साथ सेल डिवीज़न क्या है, सेल डिवीज़न के टाइप्स क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक एमाइटोसिस और दूसरा है माइटोटिक डिवीज़न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की, सेल डिवीज़न है क्या, उससे पहले अगर आप सेल डिवीज़न देखोगे तो आपको देखोगे हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है और उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल मल्टीप्लिकेशन। मतलब जब सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है तभी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ सेल इनलार्जमेंट, जब सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ करता है, इसी के द्वारा जो है सेल इनलार्जमेंट होता है, मतलब उसका साइज इंक्रीज करता है। और सेल मैचुरेशन, जब सेल मैच्योर होता है तभी जाके ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल इनलार्जमेंट और सेल मैचुरेशन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम एन यूनिसेलुलर जाइगोट बाय इट्स सेल डिवीज़न, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेवलप कहाँ से करता है, तो एक यूनिसेलुलर जाइगोट से। यूनिसेलुलर जाइगोट का मतलब क्या है कि वो जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल का होता है जो 2n होता है, और इसी से जो है किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है या डेवलपमेंट होता है। अब ये जाइगोट कैसे इस नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, तो सेल डिवीज़न प्रोसेस के द्वारा। सेल डिवीज़न का मतलब क्या है कि ये एक सेल है और ये सेल क्या करेगा, 20 से ऐसे डिवाइड कर जाएगा। तो सेल डिवीज़न या सेल इनलार्जमेंट सेल के बड़े होने से, और सेल डिफरेंशिएशन जब सेल डिफरेंशिएट होता है उसी के द्वारा जो है किसी यूनिसेलुलर जाइगोट से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, ये जो किसी नए ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। अब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये दोनों जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं, सेल डिवीज़न। बिना सेल डिवीज़न के ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी भी न्यूक्लिएटेड सेल, तो किसी भी न्यूक्लिएटेड सेल में जो है जो सेल डिवीज़न होता है, न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब कि कोई एक सेल हो और उस सेल के अंदर क्या हो, एक न्यूक्लियस हो, एक न्यूक्लियस हो। तो किसी भी सेल के अंदर अगर एक न्यूक्लियस है तो वो कौन सा सेल होगा, न्यूक्लिएटेड सेल। तो किसी भी न्यूक्लिएटेड सेल में जो है जो सेल डिवीज़न प्रोसेस होता है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो स्टेप होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीज़न होता है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में इस न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस में इस साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो ये दोनों स्टेप जो होते हैं ये सेल डिवीज़न प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब अगर हम देखें कि सेल के टाइप क्या क्या हैं और सेल का डिफिनीसन क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, डिफिनीसन ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो किसी भी पेरेंट सेल से, मान लीजिए कोई एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल की अगर आप देखोगे तो उस पेरेंट सेल में एक क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और इसके साथ साथ उसके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। तो आप किसी भी पेरेंट सेल या किसी मदर सेल, ये एक मदर सेल है, इसको हम पेरेंट सेल भी कहते हैं। तो किसी भी मदर सेल से जब किसी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, अब वो डॉटर सेल या तो दो डॉटर सेल हो सकते हैं
या फिर ये जो है कोई 4 डॉटर सेल हो सकते हैं। तो किसी भी पेरेंट सेल से किसी डॉटर सेल का जो फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? सेल डिवीज़न। तो ये है क्या? डॉटर सेल। तो सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से? मदर सेल से। तो इसी मेथड को हम नाम देते हैं क्या? सेल डिवीज़न। तो हम ऐसे कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम द मदर सेल इज कॉल्ड सेल फॉर्मेशन या सेल डिवीज़न। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है, जो सेल डिवीज़न होता है वो मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। और भी सारे मेथड हैं, लेकिन मोस्टली हम 3 टाइप के देखते हैं। फर्स्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं ए माइटोटिक डिवीज़न या डायरेक्ट सेल डिवीज़न या ए माइटोसिस भी नाम देते हैं। दूसरा जो मेथड होता है जिसको हम नाम देते हैं माइटोटिक डिवीज़न या इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न या माइटोसिस डिवीज़न। और तीसरा जो होता है मियोटिक डिवीज़न या रिडक्शनल डिवीज़न या इसी को हम कहते हैं क्या? मियोसिस। तो ये 3 टाइप के मोस्टली जो है सेल डिवीज़न होते हैं। अब इन तीनों टाइप को हमको देखना है, लेकिन उससे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक सेल साइकिल चलता है, और वो सेल साइकिल जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से एक टर्म आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल है क्या? कि किसी भी सोमैटिक सेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसी को हम नाम देते हैं क्या? सेल साइकिल। तो देखिए, सेल साइकिल जो है ये 24 आवर चलता है। जैसे एक सेल है, तो इस सेल के अंदर जो है इसका सेल डिवीज़न होना है, और उस सेल डिवीज़न से पहले इसमें एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब क्या है? कि उसके अंदर कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, कैसे डीएनए डुप्लिकेट करेंगे, ये सारे प्रोसेस होते हैं। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? सेल साइकिल में। और सेल साइकिल जो है ये 24 आवर चलता है। तो ऐसे हम अगर डिफिनीशन देखना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ सोमैटिक सेल इज़ नोन एज सेल साइकिल। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस सोमैटिक सेल को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। तो वेजिटेटिव सेल कहिए या इसको सोमैटिक सेल कहिए, दोनों सेम होता है। वेजिटेटिव सेल का मतलब क्या है? कि जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो स्टेम, लीफ, या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टेम है, लीफ है, या इसमें अगर हम बात करें रूट, ये सभी जो होते हैं ये प्लांट के अंदर क्या हैं? एक वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल होते हैं। और अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के, जिसको हम गोनैड्स कहते हैं, उनको छोड़ के बाकी जो सेल्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं क्या? सोमैटिक सेल। तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है सोमैटिक सेल में, उसी को हम नाम देते हैं क्या? सेल साइकिल। अब देखिए, जो सेल साइकिल है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसको हम आसानी से एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं G1S G2M। इसको हमेशा याद रखिएगा। सेल साइकिल इन 4 स्टेप में होता है, जिसको हम नाम देते हैं G1S G2M। और ये 4 स्टेप जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हैं। इसमें पहला जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या? इंटरफेज। याद रखिएगा, इसमें जो फर्स्ट फेज़ होता है उसको हम नाम देते हैं इंटरफेज, और सेकंड जो फेज़ होता है उसको हम नाम देते हैं एम फेज़ या माइटोटिस फेज़ कहते हैं। तो सेल साइकिल में 2 फेज़ होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? इंटरफेज, और सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? एम फेज़ या माइटोटिस फेज़। अब देखिए, जो इंटरफेज है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। इसको हम G1 फेज़ कहते हैं, S फेज़ कहते हैं, G2 फेज़ कहते हैं। तो ये जो है ये भी जो है 3 फेज़ में डिवाइड होता है। इंटरफेज ये हमेशा पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेल साइकिल है, देखिएगा। तो इंटरफेज 3 स्टेप में G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। G1 फेज़ को हम गैप फर्स्ट कहते हैं, इसको हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, इसको हम गैप 2 फेज़ कहते हैं। अब देखिए, इंटरफेज जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, और इस इंटरफेज में जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सा है? G1 फेज। तो G1 फेज जो है ये इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एम फेज की, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है सेल साइकिल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट फेज़ कौन सा है? तो वो कौन सा है? एम फेज। और सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? तो वो कौन सा है? G1 फेज़। और कभी कभी जो है आपको जो है एक ऑर्डर में लिखने के लिए भी कहता है सेल साइकिल में। तो इसमें क्या आएगा? G1S G2M। G1 को हम कहते हैं गैप फर्स्ट, S को कहते हैं सिंथेसिस
फेज, G2 को कहते हैं गैप 2 और M को कहते हैं माइटोसिस। तो ये हमको जो है इन दोनों टर्म को पढ़ना है, इंटरफेज और एम फेज ये होते क्या हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिएगा डायग्राम के थ्रू मैंने जो है सेल साइकिल को बताया है। देखिएगा ये सेल साइकिल अभी मैंने बताया कुछ इस तरह से होता है, जिसमें मैंने बताया 2 फेज आते हैं। तो यहाँ से ये वाला फेज, ये देखिएगा ये जो रेड कलर से हम बना रहे हैं, यहाँ से जो ये फेज होता है इसको हम कहते हैं क्या, इंटर फेज। और इसके अलावा ये जो है इसको हम नाम देते हैं क्या, एम फेज। अब इंटर फेज में जो पहला फेज है वो क्या है, G1 फेज, दूसरा क्या है S फेज, तीसरा क्या है G2 फेज, और उसके बाद कौन सा फेज आता है, एम फेज। तो ये फर्स्ट फेज है या फर्स्ट पार्ट में, और ये क्या है, ये सेकेंड पार्ट में। अब देखिए जो G1 फेज है, G1 फेज जो है वो सबसे, अभी मैंने बताया सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे लंबे समय तक चलता है। तो इसका जो टाइम होता है लगभग 12 आवर होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज किसका है, G1 फेज का। और जो S फेज है जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, उसका जो टाइम होता है वो क्या होता है, 6 to 8 आवर्स होता है। और जो G2 फेज होता है उसका जो टाइम होता है वो 3 to 4 आवर्स होता है। और अगर हम देखें मेटा फेज की, सॉरी एम फेज की या माइटोसिस फेज की, तो उसका जो टाइम होता है वो क्या होता है, 1 आवर होता है। तो ये जो होते हैं ये डिफरेंट टाइम है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट टाइम होता है वो कहाँ लगता है, G1 फेज में, और जो सबसे कम टाइम जो लगता है वो कहाँ होता है, एम फेज में। अब देखिए इसमें अलग अलग जो है प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं G1 फेज की, तो G1 फेज में जो होता है ग्रोथ इन्वॉल्व होता है। G1 फेज जो होता है वो ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा यहाँ पे RNA का सिंथेसिस भी होता है। तो G1 फेज सेल साइकिल का या सेल डिवीज़न का एक प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या RNA का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ग्रोथ भी यहीं होता है। दूसरा अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे G1 फेज में किसी भी जो है DNA का सिंथेसिस नहीं होता। S फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक सिंथेसिस फेज होता है, और इस फेज के अंदर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने दिया है, ऐसे देखिएगा इंटरफेज क्या है। तो इंटरफेज के बारे में मैंने बताया क्या, इंटरफेज जो है एक ऐसा स्टेज होता है जो सेल डिवीज़न से पहले स्टार्ट होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं द स्टेज जस्ट बिफोर बिगिनिंग ऑफ द सेल डिवीज़न इज़ कॉल्ड इंटरफेज। तो इंटरफेज एक ऐसा स्टेज है जो सेल डिवीज़न के पहले आता है, उसी को हम कहते हैं क्या, इंटरफेज। और इस इंटरफेज में किसी भी न्यूक्लियस का या साइटोप्लाज्म का क्या होता है, डिवीज़न नहीं होता है। तो इस फेज में, इंटरफेज में न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो है स्टेजेस आते हैं या डिफरेंट टाइप के फेज़ आते हैं। इसमें पहला जो फेज होता है जिसको हम कहते हैं G1 फेज, या इसको नाम दिया जाता है गैप, इसको हम कहते हैं गैप फर्स्ट। तो इस गैप फर्स्ट में क्या होता है कि जो सेल होते हैं, यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो है आपको मिलेंगे इसमें। तो देखिए इसमें पहला जो पॉइंट है इसमें क्या है कि इसमें जो सेल मेटाबॉलिकली जो है एक्टिव होते हैं और कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। मतलब जो ग्रोथ होता है सेल का वो कहाँ होता है, G1 फेज में। इसके अलावा जो RNA का सिंथेसिस है वो RNA का सिंथेसिस भी कहाँ होता है, G1 फेज में। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन ये भी कहाँ होता है, G1 फेज में। और यहाँ पे किसी भी DNA का रिप्लिकेशन या DNA का सिंथेसिस नहीं होता। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली क्या करता है, ग्रोथ करता है। RNA का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किस फेज़ में, G1 फेज़ में। दूसरा जो फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं क्या, S फेज़। देखिएगा जो DNA का जो रिप्लिकेशन है वो कहाँ होता है, S फेज़ में। तो रिप्लिकेशन ऑफ DNA या सिंथेसिस ऑफ DNA होता है कहाँ पे, S फेज़ में। और S फेज़ को हम क्या नाम देते हैं, सिंथेसिस फेज़। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस फेज़ के अंदर DNA सिंथेसिस का मतलब क्या है कि DNA का अमाउंट इंक्रीज़ करता है, न कि उसका नंबर। DNA का नंबर नहीं इंक्रीज़ करता, केवल वहाँ पे उसका अमाउंट इंक्रीज़ करता है। इसको तो रिप्लिकेशन का मतलब ये होता है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट जो फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं क्या, G2 फेज़। तो G2 फेज़ को गैप 2 फेज़ कहते हैं।
और इसमें सेल और न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। देखिए ये सारे जो हैं पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और ये जो पूरा टॉपिक है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो सेल और न्यूक्लियर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है किस फेज में, G2 फेज में। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, यहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मल्टीप्लिकेशन और क्लोरोप्लास्ट का मल्टीप्लिकेशन ये यहीं पाया जाता है किस फेज़ में, G2 फेज़ में। तो ये जो फेज़ था G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, ये किसका पार्ट था, इंटरफेज़ का। दूसरा जो आता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, M फेज़, या जिसको हम कहते हैं माइटोसिस। तो जो इंटरफेज़ है उस इंटरफेज़ के बाद जो फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं क्या, M फेज़ या माइटोसिस। और ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज़ होता है, क्योंकि ये लगभग जो है वो ये 1 आवर का होता है, 1 आवर ये कंप्लीट होता है। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे फेज़ जो होते हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं जो सेल डिवीज़न प्रोसेस में मदद करते हैं। तो ये एक ऐसा फेज है जिसमें सेल डिवीज़न प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है किसी भी सेल का, वो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये चाहे न्यूक्लियस हो चाहे ये साइटोप्लाज्म हो, इसका डिवीज़न जो है किस फेज़ में होता है, M फेज़ में होता है। और ये जो फेज़ है ये कितने पार्ट में कंप्लीट होता है, तो ये देखिएगा ये आपके 4 पार्ट में कंप्लीट होता है। और 4 पार्ट को आपको याद रखना है हमेशा। देखिएगा क्या क्या फेज़ है, इसको हम कहते हैं प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं PMAT एक ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। लेकिन उससे पहले, इस मेटाफेज़ से पहले एक और फेज़ आप देखिएगा यहाँ पे आता है, जिसको हम कहते हैं प्रोमेटाफेज़। मतलब मेटाफेज़ के पहले एक आता है जिसको हम कहते हैं प्रोमेटाफेज़। तो पहला फेज़ जो होगा उसको हम कहते हैं प्रोफेज़, फिर उसके बाद आएगा प्रोमेटाफेज़, फिर मेटाफेज़, फिर एनाफेज़, फिर टीलोफेज़। तो ये आपके जो है ये मोस्टली 4 हैं, जो प्रोमेटाफेज़ ये मेटाफेज़ में ही इंक्लूड होता है। तो ये 4 फेज़ आते हैं किसमें, माइटोसिस में। तो ये था सेल साइकिल के बारे में। अब देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न की, कि सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है, तो अभी मैंने इससे पहले बताया किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सेल डिवीज़न 3 टाइप का होता है। पहला माइटोटिक डिवीज़न, या इसी को हम एक और नाम देते हैं डायरेक्ट सेल डिवीज़न या माइटोसिस। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं माइटोटिक डिवीज़न या इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न, या इसी को कहते हैं माइटोसिस। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं मियोटिक डिवीज़न या रिडक्शन, या इसी को हम नाम देते हैं मियोसिस। तो इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जिसको हम नाम देते हैं क्या, माइटोटिक डिवीज़न, या इसी को नाम दिया जाता है क्या, डायरेक्ट सेल डिवीज़न। तो यहाँ पे देखिएगा माइटोसिस में क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 पार्ट का क्या होगा, डिवीज़न होगा। एक तो न्यूक्लियस और दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इस पार्ट में या इस मेथड में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का क्या होता है, डिवीज़न होता है। लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो कैरियोकाइनेसिस है वो किसके द्वारा फॉलोड होता है, साइटोकाइनेसिस। मतलब ये दोनों एक साथ होते हैं, साइटोकाइनेसिस भी होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न भी होता है, उसी के साथ साथ जो है कैरियोकाइनेसिस भी होता है। और इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं वो डायरेक्टली क्या कर जाते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और उसी दौरान जो है क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन करके जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको जो है हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। और ये जो मेथड होता है माइटोसिस, ये कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखें, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, कुछ प्रोटोजोअन्स है, कुछ फंजाई और एल्गी। तो फंजाई, प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया और एल्गी में जो है ये मेथड होता है जिसको हम कहते हैं माइटोसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न जो है साइटोप्लाज्म के साथ ही हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा कैसे हुआ है, इस डिवीज़न को जो हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, देखिए यहाँ पे है एक पेरेंट सेल, ये माइटोसिस प्रोसेस को बता रहा है। और इस पेरेंट सेल में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिएगा इस पेरेंट सेल में एक कंस्ट्रिक्शन हुआ है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। और जैसे ही कंस्ट्रिक्शन हो रहा है उसके साथ साथ ये जो डीएनए है या ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का भी क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। और ये डिवाइड करके जैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ से ये 2 पार्ट में
तो ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाते हैं और इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। और यहाँ पे देखिएगा डीएनए का जो इसके अंदर डीएनए होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर, उसका डिवीजन कैसे होता है, जहाँ पे देखिएगा ये पार्ट है या ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन है। अब ये क्या करते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, फिर साइटोप्लाज्म के थ्रू ये भी आपस में क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। तो ये जो है ये कौन सा मेथड है, इसको हम कहते हैं एमाइटोसिस। तो ये जो एमाइटोसिस है, ये एमाइटोसिस जो है ये कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोअन्स है, फंजाई हैं और एल्गी है। अब जो दूसरा मेथड है जिसको हम नाम देते हैं क्या, माइटोटिक डिवीज़न या इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न या माइटोसिस। तो देखिए इस मेथड की अगर हम बात करें तो इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहते हैं, इसको हम देखते हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट थे डब्ल्यू फ्लेमिंग। डब्ल्यू फ्लेमिंग जो है 1882 में जो है इस माइटोटिक डिवीज़न को सबसे पहले स्टडी किया था। और ये जो माइटोटिक टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, माइटोस, जिसका मतलब क्या होता है, थ्रेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पाया कहाँ जाता है, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। इस टाइप का सेल डिवीज़न प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में कहाँ होता है, तो प्लांट में आपको पता है 2 तरह के सेल होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल या उसमें एक जो होता है एक मेरिस्टेमेटिक सेल और एक होता है परमानेंट सेल। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उस मेरिस्टेमेटिक सेल में जैसे ये जो होता है ये पाया जाता है प्लांट के अंदर। जो माइटोटिक डिवीज़न है वो कहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल में। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ में, प्लांट के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो जो है जो स्टेम का जो टिप होता है, जैसे मान लीजिए ये एक स्टेम है, तो इस स्टेम का जो टिप पोर्शन है, इसी टिप पे जो है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं और यहीं पे क्या होता है, ये माइटोटिक डिवीज़न होता है। इसके अलावा अगर हम देखें अगर हम रूट को देखें तो उस रूट के अंदर जो टिप पोर्शन है उसी टिप पोर्शन पे क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। और उस मेरिस्टेमेटिक सेल में कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न या माइटोसिस या इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न या इक्वेशनल डिवीज़न। और लीव्स जो होते हैं, जो भी आप लीफ देखोगे, लीफ का जो ये वाला पार्ट होता है, टिप वाला पार्ट, वहीं पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। इसके अलावा एनिमल की अगर हम बात करें तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, सोमैटिक सेल या जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, तो वेजिटेटिव सेल ऐसे सेल जो भी गोनैड्स है, गोनैड्स का मतलब टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी को छोड़ के बाकी जो सेल्स होते हैं उसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो उस सोमैटिक सेल्स के अंदर जो डिवीज़न होता है उसको हम कहते हैं क्या, माइटोटिक डिवीज़न। तो प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और एनिमल के अंदर जो होता है सोमैटिक सेल्स में या वेजिटेटिव सेल्स में माइटोटिक डिवीज़न होता है। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये इस डिवीज़न में क्या है या इसका डेफिनेशन क्या है, तो एक ऐसा टाइप का डिवीज़न है जिसमें क्या होता है, जो मदर सेल है या जो पेरेंट सेल है वो 2 तरह के डॉटर सेल का जो आपस में सिमिलर होते हैं पेरेंट सेल से या मदर सेल से, उसका फॉर्मेशन करता है। और इसके अलावा जो डॉटर सेल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को रखते हैं। तो जितने पेरेंट में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर में। जैसे अगर हम देखें, जैसे देखिए ये एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, इसको हम नाम देंगे क्या, न्यूक्लियस। और ये जो पार्ट है इसको हम नाम देंगे क्या, साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा जब इसका डिवीज़न होगा, कौन सा डिवीज़न, माइटोसिस डिवीज़न या माइटोटिक डिवीज़न। और जैसे ही माइटोटिक डिवीज़न होता है तो ये 2 ऑलमोस्ट सिमिलर, जो एक जैसे 2 ऑलमोस्ट सिमिलर डॉटर सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये है मदर सेल या इसी को हम कहते हैं क्या, पेरेंट सेल। तो ये जो मदर सेल है या जो पेरेंट सेल है, अगर
अगर इसके अंदर 10 क्रोमोसोम है तो इसके अंदर भी क्या होंगे, 10-10 क्रोमोसोम होंगे। तो जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सभी डॉटर सेल में इक्वल होता है, जितने मदर सेल में होंगे उतना ही क्या होगा, डॉटर सेल में भी होता है। तो इसको हम नाम देते हैं क्या, माइटोटिक डिवीज़न। अब देखिए माइटोटिक डिवीज़न के अगर हम टाइप की बात करें या कितने पार्ट में ये कंप्लीट होता है, अगर हम इसकी बात करें तो माइटोटिक डिवीज़न किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, या न्यूक्लियस का इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है। और ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये इस 4 जो है पार्ट में कंप्लीट होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा होता है टीलोफेज। और अभी मैंने बताया इनके बीच में भी एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोमेटाफेज। तो ये 4 हैं, 4 पार्ट या ये 4 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज में। तो ये इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसका डिवीज़न होता है जिसको हम नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस। दूसरा जो स्टेप होता है या दूसरा जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस, जिसमें किसका डिवीज़न होता है, साइटोप्लाज्म का। तो एक एक करके कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को हम देखेंगे। तो देखिएगा जो पहला मेथड है जिसको हम कहते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस, जो ये माइटोसिस का स्टेप है। तो कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, और इसमें जो पहला जो स्टेप है जिसको हम नाम देते हैं क्या, प्रोफेज। तो प्रोफेज में होता क्या है देखिएगा देखिए आप एक अगर सेल को देखोगे तो उस सेल के अंदर क्या होता है, उस सेल के अंदर आपको जो है एक न्यूक्लियस दिखेगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको बहुत सारे जो है ऐसे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप नाम देते हो क्रोमोसोम। इसके अलावा आप देखोगे उसके अंदर जो है एक और पार्ट देखेगा जिसको हम नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। इसके अलावा उसमें जो है आपको लिक्विड पार्ट दिखेगा, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। और एक और लिक्विड पार्ट आपको कहाँ मिलेगा, इस न्यूक्लियस के अंदर, और उसको हम नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इस सेल के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे ही पहला स्टेज आता है कैरियोकाइनेसिस का, जिसको हम प्रोफेज कहते हैं, उस प्रोफेज स्टेज में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे जो ये स्टेज है प्रोफेज स्टेज, इस स्टेज में न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रोफेज स्टेज में, माइटोसिस के प्रोफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो विजुअल हो जाते हैं, एक्चुअली में वो दिखने लगते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम जो होता है वो डिवाइड करने लगता है, और डिवाइड करके क्या बनाता है, वो 2 क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करता है। लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड, क्रोमेटिड्स क्या है, जैसे देखिएगा ये क्रोमोसोम, ये एक सेंट्रोमियर है, और यहाँ पे ये क्रोमेटिड्स होते हैं, ये क्रोमेटिड्स होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये डिवाइड कर जाते हैं किस फेज़ में, प्रोफेज फेज़ में। इसके अलावा प्लांट के अंदर देखिएगा स्पिंडल ऑपरेटस या स्पिंडल फाइबर का डेवलप होता है किस पे, एट द पोल ऑफ सोमैटिक सेल। तो जो सोमैटिक सेल होता है उसका जो पोल होता है, जैसे एक पोल ये, एक पोल ये, इस पोल पे जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। और आपको पता है एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल में सेंट्रियोल होता है। तो इस एनिमल में अगर सेंट्रियोल यहाँ है तो वो कहाँ जाते हैं, 2 अपोजिट पोल पे क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपीयर होने लगता है, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। और इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो कहाँ हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो कैरियोकाइनेसिस जो प्रोफेज स्टेज में, इसमें क्या क्या स्टेप हैं, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो इसको हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है एक सेल, उस सेल के अंदर क्या है, ये एक न्यूक्लियस, और ये जो है इसको हम नाम देते हैं क्या, साइटोप्लाज्म।
ये है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो पार्ट होता है ये है क्या, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसको हम नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। तो ये है न्यूक्लियोलस, ये है क्रोमोसोम, और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें होता क्या है देखिएगा, इस स्टेज में सबसे पहले ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो किसमें चेंज हो जाते हैं, तो ये जो हैं कुछ इस तरह से चेंज होते हैं, ये बनाते हैं क्रोमोसोम को। तो इस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम का सबसे पहले क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, ये कुछ ऐसे। इसके अलावा ये जो है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे डिसअपीयर होने लगता है, धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, गायब होने लगता है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल होते हैं, ये सेंट्रियोल दो अपोजिट साइड में, ये जो अपोजिट पोल होते हैं उस पोल की तरफ ये क्या कहते हैं, सेंट्रियोल, ये मूव करने लगते हैं एनिमल सेल के अंदर। और इसके अलावा अच्छा, इसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, या इक्वेटर लाइन की तरफ ये क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये क्या होता है, पहला स्टेप होता है। तो पहले स्टेप में जो प्रोफेज स्टेज है उसमें क्या क्या होता है देखिएगा, पहला क्रोमोसोम एकदम से विजिबल होता है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट सेल के अंदर स्पिंडल अपरेटस या फाइबर का डेवलपमेंट होता है जो अपोजिट पोल में होता है। एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल होते हैं मूव करके जो है अपोजिट साइड में चले जाते हैं। तो इसमें जो फाइनली जो हमको मिलता है ये कुछ इस तरह से मिलता है, ये देखिएगा एक सेल, और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये डिसअपीयर होने लगता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाता है, डिसअपीयर होने लगता है। क्रोमोसोम जो होते हैं यहाँ पे वो ऐसे विजिबल हो जाते हैं, और जो सेंट्रियोल होता है वो अपोजिट पोल पर क्या करने लगता है, ये मूव करने लगता है। तो ये सारा काम किस में होता है, प्रोफेज स्टेज में। अब देखिए दूसरा जो स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं प्रोमेटाफेज। इस प्रोमेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम माइग्रेट करने लगता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट करने लगते हैं। किस तरह से देखिएगा, जैसे ये है एक सेल, इस सेल के अंदर ये है आपका पोल, इसको हम नाम देते हैं पोल, और ये क्रोमोसोम आके माइग्रेट कर जाता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। इसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। तो इस मेथड में क्रोमोसोम जो होता है वो माइग्रेट करके कहाँ चलाता है, इक्वेटर पे, पहले यहाँ रहता है, और इसमें जो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस होते हैं वहाँ पे कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये किस फेज़ में होता है, प्रोमेटाफेज में। अब प्रोमेटाफेज क्या होता है, जो मेटाफेज का जो स्टार्टिंग वाला स्टेज होता है उसी को कहते हैं हम क्या, प्रोमेटाफेज। तो प्रोमेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो माइग्रेट करके कहाँ चला जाता है, इक्वेटर लाइन पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होते हैं ये डिसअपीयर हो जाता है। अगर एग्जाम में जो है प्रोमेटा के जगह अगर मेटा दिया है तो ये सारे स्टेप जो है मेटा में इंक्लूड है, मतलब ये प्रोमेटाफेज जो है ये मेटाफेज का ही एक पार्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें मेटाफेज की, तो मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो एकदम से शॉर्टर हो जाते हैं और थिकर हो जाते हैं। इसके अलावा मेटाफेज जो होता है ये बेस्ट स्टेज होता है काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर, मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितनी है ये बताने के लिए जो है ये बेस्ट स्टेज होता है। इसके अलावा ये सभी जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पहुँच जाते हैं, इक्वेटर लाइन पे। और मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं ये दो क्रोमैटिड्स को भी क्या करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से मिलता है।
ये एक सेल, उस सेल के अंदर क्या है देखिएगा, ये है पोल, ये पोल जो है ये है इक्वेटर लाइन, और इस इक्वेटर लाइन पे जो है ये स्पिंडल फाइबर, इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। और इसी स्पिंडल फाइबर पे जो है इक्वेटर लाइन पे जाके जो है जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो ऐसे लग जाते हैं। तो ये जो होता है ये मेटाफेज। तो मेटाफेज जो होता है इसमें क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा शॉर्टर और थिकर होते हैं, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज एक ऐसा स्टेज है जिसमें आप जो है आसानी से क्रोमोसोम नंबर को क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो ये बेस्ट स्टेज होता है किसके लिए, काउंटिंग टू क्रोमोसोम नंबर। इसके अलावा देखें तो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो सभी इक्वेटर लाइन पे क्या आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। यह है इक्वेटर लाइन, यहाँ पे क्रोमोसोम आ जाते हैं। और मेटाफेज में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। क्रोमैटिड्स क्या देखिएगा, अगर हम किसी क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम में एक ये वाला पार्ट होता है, इसको हम नाम देते हैं क्या, सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर में जो है ये कुछ 2 पार्ट लगे होते हैं कुछ इस तरह से, इसको हम नाम देते हैं क्रोमैटिड। तो इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड फाइबर। तो सेंट्रोमियर से जो लगे होते हैं उसी को हम कहते हैं क्रोमैटिड फाइबर। तो यहाँ पे 2 क्रोमैटिड, मेटाफेज स्टेज में 2 क्रोमैटिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज आता है या जो फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं क्या, एनाफेज। देखिएगा एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है, वो सेंट्रोमियर डिवाइड करके जो है 2 पार्ट में या 2 इक्वल पार्ट में वो क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। कैसे देखिएगा, ये है, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से है, और ये क्या कर जाते हैं, ये डिवाइड कर जाते हैं 2 इक्वल पार्ट में। तो सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम का वो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सेपरेशन है और जो पोलवर्ड मूवमेंट होता है क्रोमैटिड्स का वो इसी स्टेज में होता है। और सॉर्टिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर भी जो है कहाँ होता है, एनाफेज स्टेज में। मतलब क्या कि ये सेल और इस सेल में जो क्रोमोसोम थे ये कुछ यहाँ पे डिवाइड कर गए थे, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वेटर लाइन पे, और डिवाइड करने के बाद जो है ये क्या कर जाते हैं, ये मूव करने लगते हैं कहाँ पे, ये पोल की तरफ, ये जो अपोजिट पोल है उसकी तरफ ये क्या करने लगते हैं, ये मूव करने लगते हैं। तो ये किस स्टेज में होता है, एनाफेज में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस फेज़ में जो क्रोमोसोम होता है वो वेरियस शेप को रखता है, जैसे भी शेप, यू शेप, एल शेप या आई शेप। तो ये जो है यहाँ पे हमको क्रोमोसोम का शेप अच्छी तरीके से दिखता है, और जब ये अच्छे तरीके से दिखता है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जो एनाफेज स्टेज होता है वो एनाफेज स्टेज वो बेस्ट स्टेज होता है किसके लिए, स्टडी के लिए शेप ऑफ क्रोमोसोम। तो किसी भी क्रोमोसोम का जो शेप होता है अगर उसकी स्टडी करना हो तो वो कौन सा स्टेज बेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं क्या, एनाफेज। और एनाफेज में जो है केवल एक ही क्रोमैटिन होता है। एक क्रोमैटिन का मतलब क्या है, ये कुछ इस तरह से ऐसे क्रोमैटिन होता है। तो ये किस स्टेज में होता है, एनाफेज स्टेज में। नेक्स्ट जो होता है इसको हम कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जो क्रोमोसोम डिवाइड किए हैं वो पहुंच जाते हैं क्या, अपोजिट पोल पे। जैसे ये सेल, तो इस सेल में एक ये पोल, एक ये पोल, और इस पोल पे आ जाते हैं ये दोनों क्रोमोसोम। ये यहाँ से क्रोमोसोम आया था, यहाँ चला आता है, और इधर से एक आया, ये यहाँ चला आता है, और इधर से भी यहाँ पे चला आता है, और एक यहाँ पे। और इसके अलावा इनके चारों तरफ जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाते हैं, और यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन होने लगता है।
ये किस स्टेज में होता है? टीलोफेज स्टेज में। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो रिफॉर्म कर जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो सेपरेट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये किस स्टेज में होता है? टीलोफेज। तो ये टीलोफेज जो होता है ये क्या है, ये लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो स्टेप होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। तो जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो इस 2 न्यूक्लियस से फिर किसका फॉर्मेशन होता है, साइटोप्लाज्म का। तो देखिएगा ये जो होता है, जैसे हमने देखा, जैसे ही ये एक सेल और इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, एक ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, और उसी क्रोमोसोम के अंदर जो है, या उसी के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी बन गया। तो ये 2 न्यूक्लियस का जैसे ही फॉर्मेशन हो जाता है, फिर क्या होता है, इनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, ये वाला पार्ट, इसको हम नाम देते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, उसका डिवीज़न होता है। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का कैसे डिवीज़न होता है? तो प्लांट सेल में सबसे पहले जो है, जो सेल के बीच में एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ये प्लेट। और ये जो प्लेट होता है, ये इस प्लेट का फॉर्मेशन किससे होता है? तो अगर हम बात करें तो जो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिक्टायोसोम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिक्टायोसोम हो, तो उसके फ्रेगमेंट डिपॉजिट होके जो है एक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल प्लेट। और फिर इसी सेल प्लेट से जो है वो क्या करता है, वो सेल 2 पार्ट में ऐसे कुछ ये कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और उस न्यूक्लियोलस के अंदर या उसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। ये जैसे ही बन जाते हैं, तो ये जहाँ पे जो है क्या हो जाता है, ये सेल प्लेट कम्प्लीटली बन जाता है। और कम्प्लीटली बनने के बाद यहीं से जो है 2 सेल क्या कर जाते हैं, ये 2 सेल ये डिवाइड कर जाते हैं। और जब 2 सेल डिवाइड करते हैं, इस 2 सेल के अंदर अपना अपना खुद का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसी के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और उसी के अंदर जो होते हैं, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होके जो है क्रोमेटिड्स थ्रेड या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। और यहाँ से जो है प्लांट सेल के अंदर क्या हो जाता है, 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो माइटोटिक डिवीज़न है उसमें एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल फरो के द्वारा जो है 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। और सेल फरो का मतलब क्या है कि जैसे ये सेल है और ये सेल क्या करता है, इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस भी हैं जो कैरियोकाइनेसिस के थ्रू बने हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है, और न्यूक्लियोलस के साथ साथ जो है उसके अंदर क्रोमोसोम के थ्रेड भी हैं। तो जैसे ही ये जो है ये सेल रहता है, फिर इसमें फरो का फॉर्मेशन होता है, ये फरो बनते हैं, ये कुछ इस तरह से। और इस फरो के अंदर जो होता है ये न्यूक्लियस पहले से हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोलस, फिर ये आपस में, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर ये क्रोमोसोम, फिर ये आपस में क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, और डिवाइड करके क्या करते हैं, 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम। तो यहाँ से ये चला, और फिर यहाँ से ये क्या कर गए, 2 सेल में ये डिवाइड कर गए। तो ये है डॉटर सेल, और ये कौन सा है, ये मदर सेल। और इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, सेल फरो का। तो सेल फरो के द्वारा जो होता है एनिमल सेल के अंदर
माइटोटिक डिवीज़न होता है। और सेल फरो का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल फरो के फॉर्मेशन में। तो ये है माइटोटिक डिवीज़न प्लांट्स और एनिमल के अंदर। अब देखिए इस माइटोटिक डिवीज़न का जो है कुछ सिग्निफिकेंस या कुछ महत्व भी होता है। क्या क्या महत्व है इसकी अगर हम बात करें या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस होता है, जो माइटोटिक डिवीज़न होता है, वो माइटोटिक डिवीज़न क्या करता है, किसी भी सेल के शेप, साइज़ और नंबर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो माइटोटिक डिवीज़न का फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द सेल शेप, साइज़ एंड नंबर। इसके अलावा ये क्या करता है, जो इक्विलिब्रियम होता है डीएनए और आरएनए के क्वांटिटी का, डीएनए और आरएनए के क्वांटिटी का जो इक्विलिब्रियम है उसको भी ये मेंटेन करता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, इट आल्सो हेल्प इन मेंटेन्स एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसके अलावा ये क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जो वेरियस पार्ट होते हैं उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट आल्सो हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट आल्सो हेल्प इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। और ये जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, या जो गोनैड्स हैं, गोनैड्स का मतलब क्या है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या सेक्स सेल्स होते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। तो ये सारा जो है ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस था। तो माइटोसिस के ये सारे महत्व हैं। अब देखिए जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस थोड़ा सा लंबा है तो उसको हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।